हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करी थी सोरेन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि गिवन है। एक चीज़ आपको याद होगी आप सभी को, जैद मैंने बोला था ना अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब फंडामेंटल ड्यूटी का जो लेक्चर था कि आर्टिकल 51A जो है वो एक ही आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। अब जो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ हैं वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत डिफाइंड है ना। 51 मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए अगर आपसे कोई आर्टिकल पूछे तो वो एक ही आर्टिकल है 51A, और जो पार्ट है वो है पार्ट 4A या फिर 5। ठीक है, इन दो चीज़ों को याद रखना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A हर एक भारत के नागरिक की ये ड्यूटी है, नंबर 1, संविधान में जो भी प्रिंसिपल्स गिवन है संविधान के अंतर्गत उसके दायरे के अंदर जो भी आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस जो गिवन है हम उनकी इज्जत करें, एज वेल एज अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की इज्जत करें। ठीक है, उसके बाद हमें उन आइडियल्स को एज वेल एज उन आइडियल्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट थे। और स्वतंत्रता सेनानियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने उनको इंडियन नेशनल मूवमेंट जितनी भी चली और जो भी रूलर्स आए, फिर चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे, मॉडरेट्स थे, सॉल्ट सत्याग्रह जो था, खिलाफत मूवमेंट थी, कुछ भी ऐसा था, अलग अलग टाइम पे पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर जो भी आइडियल्स और नोबल आइडियाज़ थे वो सारे के सारे जो एक वेव आई, वो जो आइडियोलॉजीज आई उस टाइम पर जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, हमें उनको इज्जत देनी चाहिए और उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, स्पेशली आजकल के यूथ को। उसके बाद हमें अपहोल्ड करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे देश की सॉवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को। टूटे ना, बिखरे ना, कम्युनिटीज़ और जुटों के बीच में ऐसी लड़ाई ना हो जाए कि लोग अपने अपने राज्यों की डिमांड इस कदर करने लगे कि वो ये बोलने लगे कि सेपरेट कंट्री बना दो। ठीक है, हमें इस चीज़ को संज्ञान में रखना चाहिए। उसके बाद अगर देश की सॉवरेनिटी यानी कि देश के इंडिपेंडेंस को अगर मेंटेन करना है तो इसके लिए इसी पॉइंट से कनेक्ट करते हुए अगला जो ड्यूटी है हमारी वो ये है कि हमें अपनी कंट्री को डिफेंड भी करना चाहिए, और कभी भी अगर नेशनल सर्विस देने की बात है तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मे नॉट गॉड डू सो किसी कंट्री से हमारा वॉर हो जाए और आर्म फोर्सेस कम पड़ रही हैं उस केस के अंदर हमें, तो अगर हमसे जितना हो सके, जितना योगदान हो सके हमें वो देना चाहिए, चाहे वो बॉर्डर पे जाके हो या फिर अंदरूनी देश के इलाकों में हो, जैसा हमें सरकार समझाए, जैसा हमें प्रशासन समझाए। उसके बाद ये एक भारत के नागरिकों का दायित्व बनता है कि वो प्रमोट करें हार्मनी को एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को, भाईचारे को सारे लोगों के अंदर, और वो इस चीज़ का कभी भी मतभेद या भेदभाव ना रखें कि कौन से पर्सन का क्या रिलीजन है, वो भाषा क्या बोलता है, कौन से रीजन से आता है, ठीक है, उसका जात पात, धर्म, कलर, ये सब कुछ क्या है, ड्रेसिंग स्टाइल, फूड, क्लोथिंग। और स्पेशली इसी चीज़ में एक चीज़ बोली गई है, ड्यूटी बोली गई है, हमें ऐसी प्रैक्टिसेस, प्रथाएं, प्रक्रिया छोड़ देनी चाहिए किसी भी इंसान को, भारत के नागरिकों को, जिसकी वजह से किसी भी एक महिला की जो डिग्निटी है वो हार्म होती हो, हर्ट होती हो, उसकी इज्जत और आबरू के ऊपर जहाँ पर बात आ जाए, और कोई भी ऐसी प्रैक्टिस अगर चल रही हो लाइक सती प्रथा या फिर न्यूड मार्च करवाना या फिर घर के अंदर औरत को इज्जत न देना, उसको पैर की जूती समझना, काम वाली बाई की तरह ट्रीट करना, ठीक है, कुछ भी करना, एनी प्रैक्टिस विच इज डेरोगेटरी। अब ये ज़रूरी वो प्रैक्टिस नहीं है कि जो वैदिक कल्चर से चली आ रही हैं वो चली आ रही हैं। आप कुछ भी गलत होता हुआ भी देखो तो हर किसी की बंदी को अपनी बंदी की तरह समझकर उसकी हेल्प करो, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है। ठीक है, उसके बाद
क्या क्या नहीं नहीं, बहन नहीं, हर किसी को बीवी को अपनी बीवी की तरह समझना है, हर किसी की बंदी को अपनी बंदी की तरह समझना है, ठीक है। उसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कॉम्पोजिट कल्चर क्या होता है? हाँ, ये एक प्रकार से डाइवर्सिटी है, ठीक है, जिसके अंदर सारे लोग समाये होते हैं। कॉम्पोजिट कल्चर बेसिकली देश का एक अम्ब्रेला है, देश का एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चर डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी, क्लोथिंग डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें समाई हुई है। एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स आवर इंडिया एज अ हैप्पी एंड पीसफुल नेशन। समझ में आया कॉम्पोजिट कल्चर का ये थोड़ा सा फिलोसफिकल मीनिंग? ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम्स मैं बनाता हूँ श्रेया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये लिख कर अम्ब्रेला बनाकर सच में आ जाओ, अम्ब्रेला टर्म लिखाओ, ठीक है। छाते वाते बनाने लग गए जी इस पर के अंदर। उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए फॉर लिविंग क्रीचर्स, ठीक है। उसके बाद पुरानी रीति रिवाज, प्रथाएं और परंपरा कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसा कि मैं प्रैक्टिसेस विमेन के बारे में जो बता रहा था, ठीक है। हमें उनकी डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस जो उनकी इज्जत आबरू के ऊपर आ जाएं या फिर उनकी रिस्पेक्ट को कम करें, हमें एकदम से आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो प्रक्रिया फिर हमारे घर के अंदर हो रही हो, सड़क पर हो रही हो, या फिर कभी हम किसी भी महिला के साथ या ग्रुप ऑफ महिलाओं के साथ गलत होता हुआ देखें, इवन इफ इट इज़ अ सामाजिक कस्टम, परंपरा, ठीक है। लेकिन अब जो नीचे वाला पॉइंट है ये प्रॉपर तरीके से बात करता है कि पुराने टाइम में जैसे कुछ कंसेप्ट जैसे चलता है कि एक पर्टिकुलर गांव के अंदर, बंगाल के अंदर आपने जैसे सुना होगा विचेस का कंसेप्ट चलता है। एक लेडी को इस कदर पागल कर दिया जाता है कभी कभार घर वालों के द्वारा वो वाला, और उसको एक टैग मिल जाता है कि भूतनी है, ठीक है, ये टोना टोटका करती है, इससे दूर रहना, इसकी आँखों में मत देखना, वश में कर लेगी। मैं ये सिर्फ औरतों के लिए बात नहीं बोल रहा, हर एक चीज़। तो DPSP हमें खुद कहते हैं कि देखो आगे चलकर हिंदुस्तान को बढ़ना है, और फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है आगे चलकर हिंदुस्तान को बढ़ना है और हिंदुस्तान को मॉडर्न ज़माने के साथ कदम मिलाकर चलना है। तो ये जो पुरानी बातें हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमें उन चीज़ों से, उन ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहिए। दिस शुड बी आवर ड्यूटी। लाइक काली बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो आप वहाँ पर उल्लू की तरह खड़े हुए 15 मिनट तक के कोई निकले तो आप खुश हो गए मन के अंदर, अरे सारा जो नेगेटिव साहब है उसके ऊपर आ जाएगा, मैं तो बच गया। यार अगर आप ये मानते हो कि काली बिल्ली आपका रास्ता काट गई और आपके लिए वो चीज़ मनुष्यत है, तो आप भी तो फिर बिल्ली का रास्ता काट के जा रहे, तो आप भी तो फिर मनुष्य हुए किसी जानवर के लिए। यानी कि कोई एक जानवर किसी दिन अगर अच्छे से ठुक रहा है ना श्रेया, तो वो आपको ही कोसेगा, उसे देख लिया था इसकी वजह से ठुक गया मैं, ठीक है। एक कुत्ते को अगर रोटी नहीं मिली तो वही कहेगा इंसान रास्ता काट गए थे मेरा, इस वजह से मुझे पूरे दिन रोटी नहीं मिली। तो ये चीज़ें बकवास है। ऐसे ही सिमिलरली कि मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, या फिर जो मुस्टैच है आपको पूरी तरीके से वो क्लीन शेव नहीं करनी चाहिए, जिसके अगर पिताजी जिंदा हो तो उसको क्लीन शेव नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपरा चलती हैं, कभी कभार वो इस कदर शेप ले लेती हैं कि जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन भी होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब मान क्या लो एक, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, खतना की प्रैक्टिस इन रिलीजन ऑफ इस्लाम, ठीक है। अब ये कौन सा चीज़ है या फिर इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है? हालांकि साइंस इसको ये कहती है कि इससे डिसीजेस कम हो जाते हैं, एड्स का खतरा कम हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी दुनिया देखी है, एंड आप सिर्फ एक परंपरा को निभाने के लिए, मैं यहाँ पर किसी भी एक धार्मिक भावनाओं को वो नहीं कर रहा हूँ कि सही है कि गलत है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ जाना चाहिए। खतना अगर करवाना ही है तो एक बार ही बड़े होकर उस बच्चे से पूछ लेना कि उसको करवाना है कि नहीं करवाना, कि देखो
जो कुरान शरीफ है, कुरान पाक है, वो ऐसा मेंशन करता है, उस बुक के अंदर ये दे रखा है, तो तुम ये करवाना चाहोगे कि नहीं करवाना चाहोगे। लेकिन एक मेल प्राइवेट ऑर्गन के ऊपर, एक पेनिस के ऊपर कौन किसको अधिकार देता है कि आप इसको एक कट मार दो। एंड आपको ये सुन के बहुत शॉकिंग लगेगा अगर आप ये सोचते हो कि खतना की प्रैक्टिस इज ओनली एसोसिएटेड विद द पेनिस ऑफ मेल्स, मेल प्राइवेट ऑर्गन के साथ ही वो एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं है। आप कभी भी इसकी डीप हिस्ट्री में जाना, जो ये प्रैक्टिस है, हालांकि खतना टर्म एसोसिएटेड इस्लाम के साथ है, लेकिन प्राइवेट पार्ट पे कट मारना एक परंपरा की छत्र छाया में ये चीज़ें बड़ी सारी ट्रैवल विमेन के साथ भी करी जाती हैं। इवन ट्रैवल विमेन के साथ अभी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे एक मैं आपको परंपरा बताता हूँ, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर एक ये परंपरा चलती है कि जब किसी एक फीमेल ट्राइबल ग्रुप मेंबर की जब ये शादी हो रही होती है तो उसको अपने पूरे ब्रेस्ट के ऊपर एक दिन पहले पियर्सिंग करवानी पड़ती है। एंड पियर्सिंग के अंदर एक प्रकार का जो दर्द है, जस्ट बिकॉज उसकी शादी तय हो गई है और उसके पूरी छाती के ऊपर आप खोद खोद के टैटू बना रहे हो, वो टैटू बनाने के पर्पज से करी जाती है, ठीक है। तो इसके एक बात बताना, उसकी जो पूरी की पूरी जो छाती होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे गोलियों से किसी ने मार के छलनी कर दिया उसको, ठीक है, छली कर दिया हो किसी ने, और वो खून या कितना दर्द उसको होता होगा। अब रीति रिवाज या परंपरा के नाम पर अब ऐसा क्या हो जाएगा, क्या उसका जो शादी है वो क्या सिर्फ इसी पर्सपेक्टिव से निभेगी या फिर उसकी शादी टूट जाएगी या जो भी हो जाएगा। तो हमें इन मेंटेलिटी से ऊपर आना चाहिए। ये है ये टर्म साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की बात हमें करना चाहिए, ठीक है। मतलब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म मतलब कि अगर आप कोई भी पुरानी रीति रिवाज परंपरा को अगर मान भी रहे हो तो उसके पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए। इसके एंड इस चीज़ के लिए जो चीज़ इंसाफ करता है, इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, परेश रावल की मूवी देखी और अक्षय कुमार की ओ माय गॉड, ये बाद में वो इस कदर इन्फ्लुएंस कर देता है ना लोगों को। वो याद है एक सीन आता है कि पंडित हवन करवाने आते हैं तो जज का वो बेटा बोलता है कि 5 रुपये ले जाइए, 5 रुपये एक मंत्र पढ़ के सुनाओ, उसका मतलब समझो और 5 रुपये ले जाओ, है ना। देयर शुड बी सम लॉजिक कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या फॉलो कर रहे हैं। आगे हमें वॉयलेंस को किसी भी तरीके से अवॉइड करना चाहिए और सामाजिक दंगे कभी भी इस प्रकार से ना हो जाए कि जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म हो। स्ट्रीट लाइटिंग, पार्क की बेंचेस का टूटना, लोहे लक्कड़ का टूटना, जो कि सबके लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट करा था, इसकी हानि होना यानी कि देश में सरकार की जेब खर्ची होना। एंड वो सरकार की जेब में जो पैसा है वो हमारा ही पैसा है। अल्टीमेटली इससे हम अपना खुद का नुकसान कर बैठेंगे। ये भी एक ड्यूटी। अगला, वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ताकि हम सब, जैसे कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये वो वाली बात है, ताकि एक जो हमारा देश है वो कॉन्स्टेंटली हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर और अचीवमेंट में बढ़ता चले और उसमें एक एक हिंदुस्तानी का योगदान हो। देश के गाड़ी को चलाने वाले जो पहिए और जो फ्यूल होता है उसके अंदर जो फ्यूल भरने का काम कर रखा होता है वो इस कदर होना चाहिए। ड्यूटी ये कहती है कि उसमें एक एक हिंदुस्तान के मेहनत का पसीने की बूंद हो और वो एक फ्यूल बनकर काम करे, तो हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक एंडेवर एंड अचीवमेंट के रास्ते पर बढ़ सकता है, वर्ल्ड में टॉप के देशों को कम्पीट कर सकता है। कम्पीट ना कर सके तो उनके साथ खड़े होने की दम रख सकता है। एंड लास्ट है, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, है ना, हमारे खुद के बच्चों के लिए। स्पेसिफिकली देश में सभी बच्चे जो कि 6 से 14 साल के बीच में हैं, उनको हमें बेसिक एजुकेशन जो है वो देनी ही चाहिए। एंड ये जो ड्यूटी है, दिस वॉज द ड्यूटी, जो कि ओरिजिनली जब 10 ड्यूटी ऐड करी गई थी उसमें नहीं थी, ये बाद में बनकर आई है बाय द हेल्प ऑफ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। एंड इसी के अंतर्गत अब आप खुद देखो, श्रेया मैं आपसे कह रहा था ना कि जैसे DPSP होते हैं, ड्यूटी होते हैं, एक प्रकार से बेस होते हैं। अभी आप DPSP में भी देखोगे जब तो आपको पता लगेगा, और इसको कंबाइन करते हैं, इस ड्यूटी को कंबाइन करके आ गया ना राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना, ये चीज़ है। अब अगर आप इनको देखो दोस्तों, अब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ABCD छोड़ो, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेक्चर की स्टार्टिंग पर आ जाओ। हमने चीज़ पढ़ी थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करा गया था। 11वीं जो है वो आई है बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए 6 से 14 साल के बीच में। इसको याद रखना, ये एक प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है अलग से कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जब ड्यूटीज ऐड हुई थी तो उसका पार्ट नहीं थी। ठीक है, यस, ये फंडामेंटल राइट भी बाद में बना दिया गया था, पढ़ेंगे हम इसको। पहले मैं आपको 86 अमेंडमेंट एक्ट दिखाऊं जरा। 84th, 85th, 86th। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। वही ज़्यादा आपकी वाली बात, नया आर्टिकल ऐड करा गया था, आर्टिकल 21A, और ये डिक्लेयर करा गया था स्टेट सरकार जो है इट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, उस प्रकार के मैनर में जैसे स्टेट को ठीक लगे। तो आपको पता है ना कि राज्यों के पास भी, राज्यों की सरकारों के पास भी लिबर्टी होती है कि जिस वे में वो राइट टू एजुकेशन एक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, मिड डे मील की स्कीम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उनके पास थोड़ी सी लिबर्टी उसको मोल्ड करने की है ना, वो कर देंगे लेकिन अपने हिसाब से देख लेंगे, अपनी राज्य की व्यवस्था के हिसाब से, राइट है ना। उसके बाद इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड DPSPs, और अब उसको बोला जाता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई इस अमेंडमेंट एक्ट से अंडर आर्टिकल 51A, जिसको बोला जाता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि एक पेरेंट है या गार्जियन है किसी भी बच्चे के, कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करें जिसकी वजह से उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके, स्पेसिफिकली अगर वो 6 से 14 साल के बीच में, क्योंकि ये ही एक चीज़ है जब वो नींव रखी जाएगी उनकी शिक्षा की, उनकी एजुकेशन की, बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन उनको इस टाइम पर मिल जानी चाहिए, है ना। समझ में आया सब कुछ, ये सारी की सारी ड्यूटीज। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।